नमस्कार, मैं नवीन कुमार, व्याख्याता इतिहास, मोहता महाविद्यालय राजगढ़। आज के वीडियो में हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के विद्यार्थियों के लिए जो प्रथम पेपर है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बीए द्वितीय वर्ष के जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय के अंतर्गत जो है वो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो अपने प्रथम पेपर के अंतर्गत है वो अध्ययन करते हैं। संपूर्ण सिलेबस जो है वो 5 यूनिटों में बटा हुआ है। 5 यूनिटों के ऊपर हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। देखिए, ये सिलेबस जो है वो इसलिए बताया जाता है ताकि विद्यार्थी जो है वो मोटे मोटे रूप से उसके ऊपर एक प्रकार से विद्यार्थी जो है उसको ये पता चल सके कि उसे क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़नी है। इसी के अंतर्गत आज हम इन 5 यूनिटों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहली जो यूनिट है मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें हम 1206 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ेंगे। देखिए, ये जो तिथियां दी गई ये तिथियां हैं वो मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में आपको अलग अलग मिलती है। कहीं पर मध्यकालीन भारत का इतिहास 1191 ईस्वी से शुरू हो जाता है, यानी तराइन के प्रथम युग से। कहीं कहीं पर ये 1192 ईस्वी से शुरू होता है। ये जो तिथियां हैं ये किसी कालखंड विशेष से, यानी एक प्रकार से उन घटनाओं से संबंधित हैं जिन घटनाओं ने कहीं न कहीं भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। 1191 और 92 की तिथियां इसलिए दी जाती हैं क्योंकि तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात, यानी 1192 ईस्वी के पश्चात भारत में स्थानीय जो शासक थे वो पराजित हुए और भारत में तुर्कों का शासन स्थापित हो गया। पहली बार भारत में दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार था। ये भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, निर्णायक घटना थी। इसीलिए इस तिथि से वो मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। लेकिन मोहम्मद गौरी जो है उसने भारत को जीता, किंतु भारत को अपने गौर स्थित राज्य का एक प्रांत भर माना और यहाँ पर अपने सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। यहाँ पर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना नहीं हुई। 1206 ईस्वी में जब दमियक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई, उसकी हत्या के बाद उसके सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि गौरी के कोई पुत्र नहीं थे, अतः ऐबक ने उसकी मृत्यु के बाद भारत में एक प्रकार से जो है अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं भारत में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना। चूंकि वो गौरी का गुलाम था और आगे जितने भी शासक बने उनमें से अधिसंख्यक जो है वो अपने जिन्होंने जन्म तो एक स्वतंत्र माता पिता की संतान के रूप में लिया था, किंतु कालांतर में वो गुलाम बना दिए। इसीलिए इस 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक का जो समय है, इस दौरान शासन करने वाले शासकों को गुलाम वंश का शासन कहा जाता है। ये 1206 ईस्वी की तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो। 1192 के पश्चात जो सत्ता स्थापित हुई थी तुर्कों की, वो स्वतंत्र सत्ता नहीं थी, वो गौर के शासन राज्य के अधीन थी। इसीलिए इसमें ये तिथि 1206 वाली दिन। दूसरी तिथि है 1740 वाली। अली वर्दी खान जब है वो बंगाल का नवाब। तो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसमें हम 1206 से लेकर 1740 ईस्वी तक का जो है वो अध्ययन करेंगे। इसकी प्रथम यूनिट जो है, प्रथम इकाई, उसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के ऊपर। स्रोत से आप तात्पर्य समझते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि वे पुस्तकें, वे अभिलेख, वे स्मारक या ऐसी वे सभी वस्तुएं
जिनसे हमें 1206 से लेकर 1740 तक भारत में जो घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं के बारे में जानकारी जिन वस्तुओं से प्राप्त होती है उन्हें ही हम स्रोत कहते हैं। यानी इकाई प्रथम का जो पहला टॉपिक है उसमें हम उन वस्तुओं, उन पुस्तकों के बारे में, उन ग्रंथों के बारे में, उन अभिलेखों के बारे में, उन राजकीय रिपोर्टों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनसे हमें 1206 से लेकर 1740 तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। पहला टॉपिक यही है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत, यानी जिनसे हमें इस कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है, कालखंड के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा जो टॉपिक है भारत में तुर्की राज्य की स्थापना। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना, देखिए यहाँ से आप शब्द से समझ आइए। भारत में जो तुर्की राज्य था उसकी स्थापना 1206 में ही हुई। भारत में अगर स्वतंत्र राज्य की स्थापना, क्योंकि अभी तक जो था 1192 के बाद वो भारत जो है वो एक प्रकार से गोर के तुर्क राज्य के अधीन थे। इसमें जो पहला शासक दिया गया वो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसकी मृत्यु के बाद इसका गुलाम इल्तुतमिश, हालांकि इसका पुत्र जो है वो आराम शाह शासक बना महज 9 या 10 महीनों के लिए, उसे अपदस्थ कर उसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश जो है वो शासक बना। इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक वो शासन किया। उसके बाद सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया। देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, हालांकि उसने अपने जीवन काल में ही अपने अमीरों के समक्ष अपनी पुत्री को सुल्तान बनाए जाने का आदेश दिया था और उसके अमीरों ने सहमति भी व्यक्त कर दी थी, किंतु उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बनाया, जिसे रजिया ने पदस्थ कर 1236 ईस्वी में दिल्ली के है वो सिंहासन पर जो अधिकार कर लिया। 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक हम रजिया ने शासन किया। 1240 ईस्वी में रजिया का पतन हो गया। उसके पतन के पश्चात इल्तुतमिश के ही 2 पुत्रों जो है वो 3 पुत्रों को गद्दी पर बिठाया गया और उन्हें अपदस्थ किया गया। 1246 ईस्वी में जो है वो इल्तुतमिश का ही पुत्र नासिरुद्दीन महमूद जो है वो शासक बना। 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक इसने हम सल्तनत पर एक प्रकार से अपनी सत्ता स्थापित। इसका नायब ममालिकात बलबन, जिसने इसकी मृत्यु के बाद, जो कि नासिरुद्दीन महमूद का ससुर भी था, 1266 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद सिंहासन पर अधिकार और 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक शासन किया। बलबन ने एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता से स्थापित कर दिया। तो हम सल्तनत काल में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, फिर इल्तुतमिश के बारे में, फिर रजिया के बारे में। रजिया के बाद जो है इल्तुतमिश की कोई योग्य संतान नहीं थी, उनके ऊपर उनकी कोई इतिहास में कोई विशेष चर्चा भी नहीं होती। उसके बाद जो शासक बना बलबन, जिसने 1266 से 86 ईस्वी तक शासन किया, उसके राजत्व के बारे में पढ़ेंगे, उसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अगला जो टॉपिक है वो है खलजी साम्राज्यवाद। देखिए खलजी वंश में कुल मिलाकर जो है वो 3 प्रमुख शासकों ने शासन किया था। जलालुद्दीन फिरोज खलजी, जिसे खलजी वंश का संस्थापक माना जाता है, जिसने 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद उसका भतीजा और दामाद अली गुरश, जो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद उसके अल्पवयस्क पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाया गया, किंतु उसे 2.5 महीने बाद ही अपदस्थ कर उसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने दिल्ली पर की सत्ता पर अधिकार कर लिया। 1320 ईस्वी में उसकी भी हत्या कर दी गई।
नासिरुद्दीन खुसरो शाह के द्वारा। तत्पश्चात जो है तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने नासिरुद्दीन खुसरो शाह को पराजित कर दिल्ली पर है एक नवीन वंश तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो जो खलजी साम्राज्यवाद है, देखिए खलजी पहले शासक थे जिन्होंने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी सल्तनत का विस्तार किया। इसीलिए खलजी जो शासक थे उन्होंने एक प्रकार से साम्राज्यवादी प्रवृत्ति अपनाई, इसी कारण कहा जाता है खलजी साम्राज्यवाद। देखिए खलजी साम्राज्यवाद, अगला टॉपिक है इसमें दक्षिण एवं राजस्थान में प्रसार। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से राजस्थान और मध्य भारत के राजपूत राज्यों पर अधिकार किया, उसके उत्तर भारत के विजयों के बारे में हम पढ़ेंगे। दक्षिण के उसके जो अभियान थे, देवगिरी, गोलकुंडा, होयसल राज्य और पांड्य राज्य पर उसके जो अभियान थे, जिनका नेतृत्व उसके मलिक नायक मलिक काफूर द्वारा किया गया था, उन सैन्य अभियानों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है प्रशासनिक एवं आर्थिक नियंत्रण। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, साम्राज्यवादी तो था ही था, उसने इस विशाल साम्राज्य की स्थापना, सल्तनत की स्थापना करने के साथ साथ मंगोलों से निपटने के लिए उसे एक विशाल जो है वो सेना की आवश्यकता थी। उसे भारत को विजित करने के लिए भी विशाल सेना की आवश्यकता थी, किंतु इस विशाल सेना का जो खर्चा है, उस खर्चे को उसने व्यवस्थित करने के लिए उसने आर्थिक और प्रशासनिक सुधार भी किए। उसकी जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो अपने आप में भारतीय इतिहास में पहली बार तुर्कों द्वारा किए गए व्यापक आर्थिक फेरबदल जो आगामी शासकों के लिए एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। विशेष रूप से इसमें उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली के ऊपर चर्चा करेंगे। अगला बिंदु है इसका राज्य और जनता पर प्रभाव, यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो प्रशासनिक सुधार किए गए थे और जो आर्थिक सुधार किए गए थे, उन्होंने उसकी सल्तनत को और उसकी जनता को किस प्रकार से प्रभावित किया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी जो यूनिट है उसमें तुगलक वंश के ऊपर हम पढ़ेंगे। तुगलक वंश है, तैमूर के आक्रमण है, लोधी वंश है, विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना है, और सल्तनत काल में जो सामाजिक और आर्थिक दशा थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके ऊपर हम दूसरी यूनिट में चर्चा करेंगे। दूसरी यूनिट में जो पहला टॉपिक है वो है मोहम्मद तुगलक के नव प्रवर्तक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जिसने 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया था, उसका सबसे ज्येष्ठ है, सबसे बड़ा पुत्र, जिसका मूल नाम जोना खा था। गयासुद्दीन द्वारा सत्ता पर अधिकार लेने के बाद उसे उलूग खां की उपाधि दी गई। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना। 1351 ईस्वी तक उसने शासन किया। उसने भी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति अपनाई, किंतु भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक का जो स्थान है वो उसके विजयों के लिए नहीं है, बल्कि उसके द्वारा जो नवाचार के नए नए प्रयोग किए गए, उन नवाचारों के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में एक शंकी सुल्तान के रूप में जाना जाता है। यद्यपि उसके द्वारा जो प्रयोग किए गए थे वो एक प्रकार से जो है वो बहुत ही दूरगामी सोच वाले थे, परंतु उसके इन प्रयोगों का क्रियान्वयन जो है वो उसके अधिकारी सही तरीके से नहीं कर पाए। न ही उसके अधिकारियों ने इन्हें एक प्रकार से नवाचारों को समझने का प्रयास, जनता ने भी उसका सहयोग नहीं किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक प्रकार से अपने नवाचारों के बारे में जागृति फैलाने का या लोगों को जागृत करने का कोई प्रयास नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसके ये सभी नवाचार जो है वो असफल रहे, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक पर एक असफल शासक का ठप्पा लगा। तो सबसे पहले हम मोहम्मद बिन तुगलक के इन्हीं नवाचारों के ऊपर यानी नव परिवर्तनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसमें उसका राजधानी परिवर्तन बना। दिल्ली से उसने देवगिरी
यानी देवगिरी को राजधानी बनाया, जिसका नाम परिवर्तित कर दौलताबाद रखा। उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, उसने दोआब में कर वृद्धि की, उसका खुरासान अभियान जो था उसके ऊपर चर्चा करेंगे, कराची अभियान के ऊपर उसकी चर्चा करेंगे। पहला शासक था जो सर्वाधिक पढ़ा लिखा, सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। पहला शासक था जिसने भारत से बाहर पहली बार सैन्य अभियान करने का दुस्साहस करने की योजना बनाई थी। हालांकि योजना है वो सिरे नहीं चढ़ सकी। दूसरा टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति एवं सार्वजनिक कार्य। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में थट्टा के सिंध के थट्टा अभियान के दौरान हुई थी। उसकी मृत्यु के दौरान क्योंकि उसके कोई जो है वो पुत्र संतान के बारे में वो इतिहास में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, अतः फिरोज शाह तुगलक जो कि उसका चचेरा भाई था उसको शासक बनाया गया। भारतीय इतिहास में फिरोज शाह तुगलक को एक धर्मांध शासक के रूप में जाना जाता है। पहला शासक था जिसके शासनकाल में सल्तनत जो है दिल्ली सल्तनत एक धार्मिक राज्य में परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। कट्टर धार्मिक होने के साथ साथ उसने जो प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी उसको भी वंशानुगत करने का प्रयास किया। यद्यपि भारतीय इतिहास में उसको उसके सार्वजनिक कार्यों के लिए भी याद किया जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने हालांकि भारत में नहर निर्माण का जो सर्वप्रथम श्रेय है वो गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है, लेकिन नहर निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही प्रारंभ करवाया गया था। उसके द्वारा निर्मित करवाई गई 5 प्रमुख नहरों के बारे में, सरायों के बारे में, और जो उसके द्वारा जो शिक्षा के केंद्र खोले गए और जो चिकित्सा शफाखाना यानी कि एक प्रकार से चिकित्सा केंद्र खोले गए, उनके ऊपर है वो हम चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है तैमूर का आक्रमण। देखिए तुगलक सुल्तानों के दौरान ही 1398 ईस्वी में मध्य एशियाई आक्रांता तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और जमकर लूटपाट। इस दौरान जो तुगलक शासक था वो राजधानी से भाग खड़ा हुआ। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम सिकंदर लोदी। देखिए 1414 ईस्वी में जो तुगलक वंश है उसका पतन हो गया और खिजर खां सैयद ने सैयद वंश की स्थापना की। 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक जो सैयद शासक थे, सैयद सुल्तानों ने शासन किया। उसके पश्चात 1451 में बहलोल लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी शासक बना। अगला हमारा जो टॉपिक है वो इसी सिकंदर लोदी पर है। सिकंदर लोदी जो हमारा टॉपिक है वो अगला टॉपिक सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी की हम उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। अगला उससे टॉपिक है विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना। देखिए विजयनगर जो है वो दक्षिण भारत में तुर्क आक्रमण के बाद स्थापित किया गया एक शक्तिशाली राज्य था जो सुदूर दक्षिण में महाराष्ट्र के दक्षिणी में गुजरात, गोवा, तमिलनाडु तक विस्तृत था। दूसरा था बहमनी सल्तनत या बहमनी साम्राज्य। देखिए जो देवगिरी का जो यादव राज्य था उसके भग्नावशेषों पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा स्थापित की गई सल्तनत जो कालांतर में बहमनी के नाम से प्रसिद्ध हुई, उसकी स्थापना के बारे में किस प्रकार से बहमनी सल्तनत का विखंडन हुआ 5 राज्यों के रूप में, बीजापुर, बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा के रूप में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके पतन के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारणों पर चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है सल्तनत काल में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। सल्तनत काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी, जन सामान्य को किस प्रकार के अधिकार थे, सामाजिक स्थिति क्या थी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आर्थिक स्थिति के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। तब साथ ही साथ इसमें एक और टॉपिक दिया हुआ है सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था।
यानी सल्तनत काल में जो शासक थे, सुल्तान थे, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरी जो यूनिट है, तीसरी, चौथी और पांचवी, इनके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।